बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास न्यू बाइंग आती है, कोई ऐसी आइटम जो पहले आपने प्रोक्योर नहीं की और आप फर्स्ट टाइम उसको प्रोक्योर करने जा रहे हैं और आप उसके लिए प्राइसेस ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसकी कॉस्ट चेक करना शुरू कर देते हैं ताकि आप उसको प्रोक्योर कर सकें, तो आप समझें कि ये आपकी कॉस्ट है और यहाँ से आप गिरेंगे नीचे सीधा ज़मीन के ऊपर और ये आपकी ज़मीन है और आप अपने कैरियर को बर्बाद कर लेंगे। टोटल डैमेज, कोई कैरियर आगे नहीं होगा, क्योंकि किसी भी न्यू प्रोक्योरमेंट को करने के लिए आपको रेक्सकी मॉडल को कंसिडर करना पड़ता है। न्यू प्रोक्योरमेंट के लिए आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। कोई भी न्यू प्रोक्योरमेंट आप सिर्फ कॉस्ट की बेस के ऊपर उसका डिसीजन नहीं ले सकते। रेक्सकी मॉडल क्या है? रेक्सकी होता है रेगुलेटरी मैटर्स, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, सर्विसेज, कॉस्ट, इनोवेशन। तो जब आप इसी सीक्वेंस में एक बिजनेस प्रपोजल बनाते हैं जो न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आप कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं, यानी आप उसको सक्सेसफुली प्रोक्योर करने की तरफ जा रहे होते हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली बिजनेस प्लान को, कि बिजनेस प्लान क्या होता है। बिजनेस प्लान बेस कर रहा होता है रेक्सकी मॉडल के ऊपर। और बिजनेस प्लान क्यों आपको ज़रूरत है? क्योंकि आप न्यू प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप जिस आइटम को प्रोक्योर करने वाले हैं वो पहले आपने प्रोक्योर नहीं की। जैसे लास्ट जो पीछे लेक्चर था उसमें 3 टाइप्स ऑफ परचेजेस डिस्कस किए थे कि स्ट्रेट रीबाइंग होती है जो कि रिपीट ऑर्डर्स होते हैं, मॉडिफाइड रीबाइंग होती है कि स्ट्रेट बाइंग को रोक के आप उसको मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर उसको स्ट्रेट बाइंग में डाल देते हैं, और नंबर 3 न्यू बाइंग होती है। लेकिन जो स्ट्रेट रीबाइंग होती है और जो मॉडिफाइड बाइंग होती है वो कभी ना कभी न्यू बाइंग होती होगी। यानी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगी तो उसके लिए हर आइटम न्यू बाइंग होगी कि एक नई कंपनी बनी है और उसने जो भी रॉ मटेरियल और दूसरी चीज़ें लेनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोडक्ट, तो वो सारी की सारी न्यू बाइंग होंगी उस कंपनी के लिए। तो जब भी न्यू बाइंग की तरफ आप जाएंगे तो आप उसके लिए एक बिज़नेस प्लान बनाएंगे, और जब वो आप बिज़नेस प्लान इम्प्लीमेंट करके उनको प्रोक्योर कर लेंगे तो फिर आप उसको स्ट्रेट रीबाइंग में डाल देंगे कि आप इसको मंथली रिपीट ऑर्डर में डाल देते हैं। जो भी मंथली क्वांटिटी है वो रिपीट होती रहेगी, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि हमने इसको मार्केट को दोबारा से चेक करना है, प्राइसेस को रिड्यूस करना है या कुछ और एडवांटेज लेने हैं, तो आप उसको मॉडिफाई रीबाइंग में डाल देंगे, मॉडिफाई करेंगे और वो फिर स्ट्रेट रीबाइंग में चली जाएगी। तो अब चूँकि सारी की सारी बाइंग जो भी है, खा वो करंटली न्यू बाइंग है या वो कभी न्यू बाइंग होती थी, तो जब भी न्यू बाइंग होगी उसके लिए आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। न्यू बाइंग के लिए आप सीधा कॉस्ट के ऊपर नहीं जा सकते। सीधा कॉस्ट के ऊपर जाएंगे तो आप समझें कि ये आपके रेगुलेटरी मैटर्स हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर। सेकंड जो स्टेप है वो ये एक सीढ़ी है। अगर आप इस सीढ़ी को यहाँ से डायरेक्टली यहाँ छलांग लगाएंगे तो आप यहाँ पे कदम नहीं जमा सकेंगे, यानी कि कॉस्ट के ऊपर अगर आप जाएंगे यहाँ से फर्स्ट स्टेप से सीधा कॉस्ट, और कॉस्ट से यहाँ नीचे ज़मीन पे गिरेंगे। तो सबसे पहले आपको रेगुलेटरी मैटर्स को देखना पड़ेगा। रेगुलेटरी मैटर्स होते हैं कि किसी भी रीजन में, एनवायरनमेंट में, किसी मुल्क में जिस जगह से आपने उसको प्रोक्योर करना है, आप लोकल कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड रेगुलेटरी मैटर्स को चेक करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, रीजनल कुछ उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की उनकी क्या वेयर अबाउट है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट के रेगुलेटरी मैटर्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा। अगर वो आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, जैसे कि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट बैन प्रोडक्ट हो जिसको आप प्रोक्योर करने जा रहे हैं, वो उस मुल्क में अवेलेबल ही ना हो, तो इसका मतलब कि आप उसको
प्रोक्योर नहीं कर सकते। आप सीधा वेंडर को लिख दें कि जी मुझे इसकी कॉस्ट दे दें, तो कॉस्ट की कोई अहमियत नहीं होगी, जबकि वो आइटम वहाँ पे लीगली अवेलेबल ही नहीं होगी। तो लीगली अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए आपको उस रीजन के जहाँ से आपने उसको उठाना है, लेना है, उसके रेगुलेटरी मैटर्स को देखना पड़ेगा। सॉरी। नंबर 2 है उसकी अवेलेबिलिटी। अगर रेगुलेटरी मैटर मीट करते हैं, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये आइटम अलाउ है, हम इसको फ्रीली प्रोक्योर कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर जाएंगे कि इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कितने मैन्युफैक्चरर इसको सप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से किन किन लोगों से मैं कोटेशंस कलेक्ट कर सकता हूँ। तो आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन यानी कि उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन के लिए मार्केट सोर्स करनी पड़ेगी। ये मार्केट सोर्स करेंगे यानी कि अवेलेबिलिटी आप चेक करेंगे तो आपको बेहतर प्राइस जो है वो मिल सकती है। तो सीधे कॉस्ट के ऊपर भी आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक ही बंदे से कॉस्ट पूछेंगे और वो आपको डबल कॉस्ट बता दे तो भी आप यहाँ से सीधे ज़मीन के ऊपर आएंगे और डैमेज कर लेंगे अपने आप को। तो आपको पहले सोर्सिंग करनी पड़ेगी कि इसकी अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की क्या है। नंबर 3 है क्वालिटी। जब आप रेगुलेटरी मैटर्स चेक कर लें, उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लें और दोनों से सेटिस्फाइड हैं, तो फिर आप उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे कि जो अवेलेबिलिटी अवेलेबल है उसकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी वो होनी चाहिए जो आपके एंड यूज़र को चाहिए। तो क्या वो क्वालिटी उससे मैच कर रही है जो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट है। तो नंबर 3 है क्वालिटी। क्वालिटी को चेक करेंगे तो आप नेक्स्ट उसको प्रोसेस कर सकेंगे। अगर उसकी क्वालिटी वो अवेलेबल नहीं है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है, तो भी आप इसको प्रोक्योर नहीं कर सकते। तो इन्फीरियर क्वालिटी प्रोक्योर करने से बेहतर है कि आप उसको स्टॉप कर दें। तो रेगुलेटरी मैटर के बाद अवेलेबिलिटी के बाद उसकी क्वालिटी। और जब क्वालिटी भी आपको इंश्योर हो जाए कि हाँ ये सेम क्वालिटी है, आप उसको सैम्पलिंग चेक कर लें, ट्रायल करके देख लें, एंड यूज़र को चेक करवा लें। जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि उसकी क्वालिटी एज़ पर रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा आपका वो है सर्विसेज का, कि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्विसेज कितनी अवेलेबल हैं। जैसे कि कोई प्लांट मशीनरी हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, या रॉ मटेरियल है तो उसके लिए लॉजिस्टिक की सर्विसेज हो सकती हैं, वेयर हाउस मैनेजमेंट टाइप की कोई अगर स्पेशल सर्विस रिक्वायर्ड है तो वो हो सकती है। तो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं उसको फिर आप चेक करेंगे। अगर ये सब चीज़ें तो अवेलेबल है, रेगुलेटरी मैटर्स मीट कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, क्वालिटी उसकी बेस्ट है, लेकिन उसके लिए सर्विसेज कोई अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप कोई ऐसी कार इंपोर्ट कर लेते हैं जो पाकिस्तान में बहुत रेयर हो, लाइक फरारी, लैम्बोर्गिनी और इस तरह की जो बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं मार्केट में, तो आपने गाड़ी तो इंपोर्ट कर ली लेकिन उसकी सर्विसेज के लिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, या सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो बहुत रेयर है और कॉस्ट बहुत आ रही है, तो उस वक्त फिर आपकी उस गाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी सर्विसेज के लिए पहले से चेक नहीं किया। तो जो भी आप प्रोक्योर करने जा रहे हैं उसकी सर्विसेज भी एक इम्पॉर्टेंट है बिफोर कॉस्ट। तो अब क्या हो गया कि आपने रेगुलेटरी मैटर को मीट किया है, अवेलेबिलिटी भी चेक की है, अवेलेबल है, क्वालिटी देखा है बेहतरीन है, सर्विसेज देखा अवेलेबल है। अब आप कॉस्ट को देखेंगे कि भाई इसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि इसके पीछे ये RAQS जो है ये सब अवेलेबल है। तो अब चूंकि ये सारी सर्विसेज पीछे बैकअप पर अवेलेबल है, मैं फ्रीली इंपोर्ट कर सकता हूँ, ख़रीद सकता हूँ, रेगुलेटरी मैटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट मुख्तलिफ लोगों के पास अवेलेबल है और आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, क्वालिटी बेहतरीन है, सर्विसेज सबकी अवेलेबल हैं। तो अब कॉस्ट के ऊपर आ जाएंगे कि हाँ भाई प्राइस क्या है, कॉस्ट बताओ। तो जब आप कॉस्ट देखेंगे तो उसके बाद फिर इनोवेशन आती है। आई से मुराद है इनोवेशन के क्या ये प्रोडक्ट इनोवेटिव है, क्या आगे जाके इसमें कोई अगर चेंजेस होती हैं तो क्या ये अपग्रेड हो सकती है,
या इसकी कोई एक्सटेंशन हो सकती है, लाइक जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, अगर आप उसको प्रोक्योर करते हैं तो पता लगे कि वो सिर्फ 1 ईयर के लिए था और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती, उसकी फ़ाइल अवेलेबल नहीं है, उसकी लाइसेंस अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जब कॉस्ट भी आप मीट कर लेते हैं तो कॉस्ट के बाद आप इनोवेशन के ऊपर जाते हैं, क्या इनोवेशन अवेलेबल है। तो अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप उस न्यू बाइंग के लिए कुछ डिसीजन कर सकेंगे। तो जो भी न्यू बाइंग होगी वो इस प्रोसेस से गुजरेगी, तो आपके फिर जो सेकंड 2 स्टेप्स आते हैं कि स्ट्रेट रीबाइंग और मॉडिफाइड रीबाइंग, वो फिर आगे चलता रहेगा। लेकिन हर प्रोडक्ट जो है जो फर्स्ट टाइम न्यू बाइंग में आती है उसके लिए रेक्सा की मॉडल को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, यानी कि एक बिज़नेस प्लान बनाना पड़ेगा और उस बिज़नेस प्लान में इन सब चीज़ों को रखते हुए आपको उस प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे कि जी एक न्यू प्रोडक्ट आ गई है तो हम इसका RFQ के लिए लेटर लिख देते हैं और आप वेंडर से कहेंगे इसकी कोटेशन दें, और कोटेशन में क्या होगा कि कोटेशन में सिर्फ कॉस्ट होगी, कॉस्ट के ऊपर आप डिसीजन कर लेंगे, डिसीजन करके उसको PO इशू करेंगे, और जब PO इशू उसके पास जाएगा तो वो कहेगा जी हाँ मैंने प्राइस तो ज़रूर दी थी लेकिन ये चीज़ तो मैंने इंपोर्ट करनी है और ये पाकिस्तान में इंपोर्टेबल नहीं है, तो मैं इसको अफ़गानिस्तान के थ्रू किसी तरीके से मंगवा के आपके दे दूंगा। फर्स्ट प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ गई कि मैं आपको अरेंज कर दूंगा लेकिन अभी फौरी अवेलेबल नहीं और ना ही लीगली ये इंपोर्ट हो सकती है। लेकिन अगर ये लीगली इंपोर्ट हो सकती है और फिर वो कहता है कि जी अवेलेबिलिटी कोई नहीं है, मैन्युफैक्चरर के पास अवेलेबल नहीं है या ख़ुद मैन्युफैक्चरर है, तो जी अभी हमें कुछ टाइम लगेगा और आप ऑर्डर देंगे तो इतने दिन बाद आपको मिलेगा। जैसे ये गाड़ियाँ, अगर आप कोई भी गाड़ी लेने जाएंगे तो वो कहेंगे जी 4 माह से 6 माह की बुकिंग है, आप फुल पेमेंट दे दें, उसके बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो फिर ये आपकी कॉस्ट का कोई फ़ायदा नहीं कि जो आपने कॉस्ट नेगोशिएट की थी तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है चीज़। क्वालिटी है, फिर सर्विसेज है, फिर कॉस्ट है और फिर इनोवेशन है। तो इस तरह से आप जब रेक्सा की को बिज़नेस प्लान में ऐड करेंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा कि इसमें अदर दैन कॉस्ट जो बाकी फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं आपकी न्यू बाइंग के लिए, वो किस तरह से उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। और बिज़नेस प्लान इसलिए बनाया जाता है कि किसी भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में जो प्रॉफिट होता है वो प्रोक्योरमेंट के अंदर होता है, मतलब जो सेल का प्रॉफिट आता है वो कैलकुलेटेड प्रॉफिट होता है, वो एनुअली डिसाइडेड होता है कि जी मियाँ साहब को 10% जाना है। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट के ऊपर खर्च हो रहा होता है वहाँ पे आप जितनी भी गुड वर्किंग करके जितनी प्राइसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को, उनकी क्वालिटी, उनकी सर्विसेज, उनकी रेगुलेटरी मैटर, ये सब चीज़ें जब इम्प्लीमेंट करके उसकी आप बेस्ट प्राइस लेते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है जो आपकी प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट को कंट्रोल करता है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।